Yes. Hello, students. So, this is J Advanced 2026, Paper 1, Physics. First question. Consider a large disk of radius r and two small disks, each of radius r by 15, lying on a circumference as shown in the figure. And the smaller disks are initially in contact with each other with the angular separation delta theta between them. And they are made to roll without slipping, राइट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. एक जिसके अंदर ओमेगा से घूम रहा है और एक 2 ओमेगा से घूम रहा है, और डिस्क जो है वो स्टेशनरी है. टाइम टाउ एट विच स्मॉलर डिस्क आर अगेन इन कांटेक्ट, राइट. तो ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो हम इजीली इसके सेंटर की जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं. जैसे ये वाला है, इसके जो सेंटर की जो स्पीड है ये कितनी आ जाएगी, अगर दोनों के रेडियस स्मॉलर है तो ये आएगा 2 ओमेगा आर, v इक्वल्स टू आर होगा. सिमिलरली इसके जो सेंटर की स्पीड है वो ओमेगा इंटू स्मॉलर आएगा. अब ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है. अगर मैं किसी एक पे बैठ जाऊं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की एंगुलर स्पीड कितनी है वो हम इजीली निकाल सकते हैं इसके अबाउट, राइट. सो इसके अबाउट, अब जैसे ये है 1 और ये है 2, है ना, तो फर्स्ट डिस्क की अगर मैं ओमेगा निकालूं, है ना, इसके अबाउट, क्योंकि ये इसके अबाउट ही घूम रहे हैं, तो इसके अबाउट अगर ओमेगा निकालू, सो ओमेगा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाय आर, राइट. सो v बाय आर, आर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर. ये है कैपिटल आर प्लस इसका रेडियस देकर रखा है स्मॉल आर, एंड v आपको देकर रखी है ओमेगा स्मॉल आर, सॉरी, दिस इज ओमेगा स्मॉल आर डिवाइड बाय r plus r. Similarly, you can also find out omega 2, let's call it v1, and that is equals to 2 omega small r divided by r plus r. ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया. अब मैं एक पे बैठ के दूसरे को देख रहा हूँ, और ध्यान से देखोगे तो इनिशियली जो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमें मिल सकता है, राइट. तो अगर मैं इस पे बैठ गया तो ये वाली जो डिस्क है ये यहाँ से लेके यहाँ कहीं आएगी, है ना, ये यहाँ तक आएगी. तो इतनी देर में, और इतनी देर में जो एंगल कवर करेगा वो कितना कवर करेगा, जो थीटा जो है मिलने से पहले जो थीटा उन्होंने कवर्ड किया है, दैट इज 2 पाई माइनस पहले डेल्टा थीटा है. वापस जब ये यहाँ आ जाएगा, है ना, कहीं पर भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ टकरा रहा है, कहीं पर भी टकराएगा तो दोनों के बीच में उतना तो सेपरेशन रहेगा ही. सो 2 डेल्टा थीटा, ठीक है, इतना एंगल जो है ये घूमेगा मिलने से पहले, ये हमें पता चल गया. हमें टाइम निकालना है कि कितनी देर में घूमेगा. सो टाइम हमें पता है, ये टाइम हम सीधा कर सकते हैं थीटा डिवाइड बाय ओमेगा रिलेटिव, एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की ओमेगा क्या होगी. सो थीटा इज 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा, एंड ओमेगा जो रिलेटिव है वो आपका क्या आ जाएगा. अगर मैं एक पे बैठ गया तो दूसरे की ओमेगा कितनी दिखेगी. सो ओमेगा ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना, दैट इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, दोनों सिंपल ऐड हो जाएगा. सो दिस इज 3 ओमेगा आर डिवाइड बाय आर प्लस आर. हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. सो दिस इज 3 ओमेगा, दिस इज आर बाय 50, एंड दिस इज आर प्लस आर बाय 50. तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, 50 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया. सो दिस इज 3 ओमेगा बाय 51, राइट. सो ये ओमेगा रिलेटिव आ गया. डेल्टा थीटा जो है वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं. डेल्टा थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू आप लिख लो आर्क बाय रेडियस, राइट. तो ये जो है ये आपकी आर्क लेंथ है, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाय जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. सो दैट इज 2 इंटू आर बाय 50 डिवाइड बाय आर प्लस आर बाय 50. यहाँ से भी आर आप कैंसिल कर सकते हो, एंड दिस विल बिकम 2 बाय 51. ये डेल्टा थीटा आ गया, एंड ओमेगा रिलेटिव भी अपने पास आ गया 3 ओमेगा बाय 51. तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा, दैट इज 4 बाय 51 डिवाइड बाय 3 ओमेगा बाय 51, राइट. तो यहाँ से अब ध्यान से देखो, आप 51 ऊपर ले लो, 51 हमने ऊपर ले लिया. सो 51 बाय 3 ओमेगा, अंदर क्या बचा, 2 पाई माइनस 4 बाय 51. So 2 pi minus 4 by 51, 2 pi minus 4 by 51 by 3 omega. So option C is the correct answer, right? So अपना ये second question है, consider a circuit consisting of capacitor of capacitance C, coil with n turns per unit length.
तो दो कॉइल देके रखी है और एक दूसरी कॉइल यहाँ रखी है d/2 लेंथ वाली, क्रॉस सेक्शन है s/2 एंड 2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो स्मॉल एन होता है वही देके रखा है। And the ends of the smaller coil are connected with each other by insulated connecting wire. The self inductance of the larger coil is L, and we have to find out the resonant frequency of the circuit. Right? तो सिंपल अपना LC सर्किट है और हमें इसके लिए जो अपना आंसर होगा दैट इज 1/√of L into C, राइट। बट ये यहाँ पर हमें L निकालना पड़ेगा, क्या रहेगा, ठीक है। चलो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये दोनों पॉइंट्स है इनके अक्रॉस जो एल मिलता है, नेट एल, वो देख लेते हैं। तो पहले तो लार्जर कॉइल है, उसके लिए तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस देके रखा है एल, और एल अगर आपको याद हो तो ये होता है म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर वी, वेयर वी इज वॉल्यूम, राइट। तो अगर मैं लार्जर की बात करूं तो उसका एल देके रखा है म्यू नॉट, और स्मॉल एन ही तुम्हें देके रखा है एन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू उसकी लेंथ, राइट। और जो स्मॉलर है ये एल एल लिख दो, स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगा, मी नॉट एन की जगह है 2n स्क्वायर, एंड एरिया इसका है आधा, एंड डी भी है d/2। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एल। तो दोनों का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एल है, पर दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। अगर मुझे इन दोनों सिस्टम के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना सबसे आसान है। हम क्या करते हैं कि किस फ्लक्स लिखते हैं किसी दोनों में से एक, और फ्लक्स को अपन m इंटू आई के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक आइडिया आएगा कि जो बिगर वाला है उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड आसानी से मिल जाएगा, तो हम स्मॉलर वाले के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू larger one into area of smaller one, right? So magnetic field due to larger one is mu naught and I, right? And area of the smaller one, right? Area of the smaller one is what? S/2 into number of turns. Number of turns per unit length is 2n. So number of turns in d/2 length is this, right? So 2 cancel. So we will get mu naught n square s into d/2 into I. Now compare it with phi equals to mi, and we'll get mutual inductance between them is this is L/2. The mutual inductance is L/2. Now we need to find out L. So to find out L equivalent, what do we do? तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे एक तो डायरेक्ट देखो, यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसका जो टर्न है और इसका जो टर्न है वो ऑपोजिट है, राइट। एक तो वहां से हम जा सकते हैं। दूसरा, या तो आप इस सर्किट में आप कुछ करंट मान लो, ठीक है, स्मॉलर सर्किट में कुछ करंट मान लो, लेट्स से बिगर सर्किट में कुछ करंट है I1 और यहाँ पर कुछ करंट है I2, ठीक है। तो जब आप इस सर्किट के लिए एक KCL लगाओगे, KVL लगाओगे, सॉरी, स्मॉलर सर्किट के लिए, तो स्मॉलर सर्किट के लिए हम कैसे लगाएंगे, तो उसका एक खुद का सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज L एंड di2/dt प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू di1/dt, क्योंकि वो दूसरे की वजह से, राइट। एंड लार्जर कॉइल के लगाएंगे, लार्जर कॉइल के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, सो लेट्स कॉल इट VAB, है ना। तो VAB अपना क्या आ जाएगा, दैट इज L di1/dt, that is due to self inductance, and m into di2/dt, right? So this is L di1/dt plus m, and di2/dt आप यहाँ से di2/dt लिख सकते हो माइनस ऑफ m/l di1/dt, एंड ध्यान से देखोगे सो दैट इज L minus m square by L into di1/dt, और यही है अपना L इक्वलेंट। m की वैल्यू L/2 है, आप L/2 रखोगे तो L² by 4, and you will get 3L/4 di1/dt. So this is L equivalent for the circuit, and we need to find out omega. So omega is equals to 1 by under root of, this is L equivalent 3L by
4 into C. So your answer would be 2 by under root of 3 LC. अब ये जो चीज है ना L इक्वलेंट, अगर आपको पैरेलल ऑपोजिंग सर्किट का L इक्वलेंट पता है, सो दैट इज L1 into L2, राइट। ये आपने सिंपल सा फॉर्मूला क्लास में पढ़ा होगा कि अगर सीरीज है, पैरेलल है, या तो एडिंग या ऑपोजिंग, तो L इक्वलेंट आपका क्या होता है, L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाय L1 प्लस L2 माइनस 2m, राइट। तो आप दोनों वैल्यू रख दो, L1 L2 हमें पता है, दिस इज L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय this is 2L minus 2m. 2m will become L. So this will also be equal to 3L by 4. Right? Question है, a solid cylinder of radius r rolls without slipping with the center of mass speed this on a horizontal surface. G is the acceleration due to gravity at the moment when the cylinder loses the contact with the surface due to the rotation around the corner. Then find the speed of the center of mass. तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो एक इंस्टेंट के बाद इसके जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है वो v है, और ये ऐसे कुछ घूम रहा होगा इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले पॉइंट के अबाउट, राइट, ऐसे घूम रहा होगा ओमेगा से, लेट्स से। एंड इस पॉइंट पे कांटेक्ट लूज करेगा तो हमें ये v बताना है, राइट। सो ऐसे क्यूब वाला सवाल है वो क्लास में कराया जाता है, ये उसका एग्जैक्टली सिमिलर है, बस ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो जब वो कांटेक्ट लूज करेगा तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि इसके पास कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो जब वो कांटेक्ट लूज करेगा तब उसकी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। लेट्स से इस इंस्टेंट पे वो कांटेक्ट लूज कर रहा है, और शुरुआत के अंदर उसका जो सरफेस था वो इस तरीके से था, तो उसका सेंटर यहाँ कहीं था, बाद में इसका सेंटर यहाँ पर आ गया, इसकी जो v मान लो ऐसे है और घूम रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट के अबाउट मैंने प्योर रोटेशन माना हुआ है ओमेगा से, है ना। और लेट्स से इसका जो सेंटर है ये ऐसे, ये जो लाइन है ये थीटा एंगल से रोटेट हो गई, जब कांटेक्ट लूज होने वाला है तब की बात है, राइट। ये है r। अब देखो, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना नीचे आया वो हमें मिल सकता है, अगर ये r है सो दिस इज योर r cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस भी हमें मिल जाएगी, सो दिस इज r माइनस r cos थीटा। और जब वो कांटेक्ट लूज करने वाला होगा तब उसके पास यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो आपका 0 रहेगा, तो इसके पास जो फोर्स बैलेंसिंग हम करेंगे तो इस v की वजह से बाहर आएगा m v स्क्वायर बाय r, राइट। और यहाँ पर आएगा आपका एम जी कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये एम जी है, अगर ये भी थीटा है, सो दिस इज एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा, जो इसके बराबर हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर जी कॉस थीटा, राइट। ये आपको इक्वेशन काम आएगी। अब कैसे भी करके अगर हम थीटा निकाल ले कि जब कांटेक्ट लूज कर रहा है तब ये थीटा कितना है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ से लगा सकते हो, दैट इज के इनिशियल प्लस यू इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी आ जाएगी ये आ जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एंड दिस विल बी 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। एंड यू इनिशियल आप इसको रेफरेंस लाइन मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा, रेफरेंस लाइन मान लो तो इनिशियल पोटेंशियल 0 है। फाइनली इसको हमने इसके अबाउट प्योर रोलिंग करता हुआ माना है, ठीक है। सो दैट इज हाफ, और इसके अबाउट जो अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है उसका इस पॉइंट के अबाउट आई क्या होता है, दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट प्लस एम आर स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये थोड़ी सी कम हो गई, इसको हमने रेफरेंस लाइन माना था तो थोड़ी सी कम हो गई, तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंड दैट इज माइनस एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हमें इजीली कॉस थीटा आ जाएगा, आप m हटा सकते हो हर जगह से, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। सो दिस इज हाफ एंड दिस विल बिकम 3/2, सो ये पूरी टर्म आ जाएगी 3/4 वी नॉट स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 3/4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर जी प्लस आर जी कॉस थीटा। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो, सो दिस इज 3/4 इंटू जी आर बाई 3 एंड 3/4। अब देखो, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो v को मैं r ओमेगा लिख सकता हूँ इस पॉइंट के अबाउट, और v हमें मिल गया है v स्क्वायर आर जी कॉस थीटा, राइट। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर,
राइट, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी कॉस थीटा। किसको डाउट है कहाँ से लिखा, तो ये यहाँ से आया, और ये जो है वो यहाँ से आया है ना। एंड दिस इज माइनस आर जी प्लस आर जी कॉस थीटा। यहाँ से आप आर जी उड़ा दो, ये 3 3 कैंसिल, तो ये बचा 1/4। सो ये दोनों कंबाइन आपके हो जाएंगे। So this is 1/4 equals to 7/4 cos theta minus 1, ये इधर चला जाएगा। So 5/4 equals to 7/4 cos theta, and you will get cos theta as 5/7, right? हमें v निकालना है, तो v तो आ गया अपना अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। अपना जो आंसर है that is under root of rg cos theta is 5/7. So under root 5 rg/7, option B is the correct answer, right? दिया है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड radius of curvature of curved surface 20 centimeter. Each is immersed in a liquid of refractive index and L. The correct plot showing the variation of power, right, डायोप्टर के साथ किस तरीके से डायोप्टर का एनएल के साथ रिलेशन बताना है, राइट। तो हमें पता है कि पावर हम कैसे लिख सकते हैं। पावर अगर हम लिखेंगे, सो दिस इज 1/f एंड दिस इज म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, एंड दिस इज 1/r1 -1/r2, राइट। एंड अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि सराउंडिंग मीडियम लेट से 1 है, राइट, लेट से एयर है, तो हम क्या बोलते हैं 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r1 -1/r2। अब देखो r1 r2 दोनों सेम है, तो 1 बाय फोकल लेंथ अगर हम लिखे तो 1 बाय फोकल लेंथ को हम लिख सकते हैं दिस इज n ऑफ लेंस बाय n ऑफ सराउंडिंग -1, एंड दिस विल बिकम 2/r। सो दिस इज 2/r। 20 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में लिख देते हैं, और ये आपका पावर आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बिकम NL, और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये देके रखा है 1.5 माइनस NS डिवाइड बाय NS, एंड दिस विल बिकम 10, राइट। तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इन एनी मीडियम दैट इज गिवन बाय, जैसे मैं यहाँ देखो आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ। अगर किसी N1 वाले मीडियम के अंदर है अपना length, so this will become n1 by r, and this will become n2 minus n1, and this is 1 by r1 minus 1 by r, जो कि पहले कितना था 1 by f equals to n2 minus n1 by n1 and 1 by r1 minus 1 by r2। दोनों सिमिलर दिखेंगे, पर अपने केस के अंदर ये वाला रहेगा आपका पावर, राइट। So this power will become ns by f, right, and that will become 1.5 into 10, that is 15 minus 10 times ns। ns is nl in this case, right। अच्छा, मैंने ये l है ना वो लेंस का लिख दिया है, बट इन्होंने यहाँ लिक्विड का देकर रखा है, तो बस इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो आप इसको लिक्विड भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि ये वाला जो एल है वो लेंस का है, लिक्विड का नहीं है, तो बस इसका ध्यान रखना है। सिंपल आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल रहा है, अगर ये आपका 0 है तो पावर ऑफ लेंस कितना है, राइट, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, तो 1 है तो ये आपका है 5। तो पहली बात तो ये दोनों तो आएगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन का है तो इन दोनों में आ सकता है। अब इन दोनों के अंदर, अब जब एनएल की पावर की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 1.5, तो आपका एक सिंपल सा आंसर आ जाता है बी, राइट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लोग जैसे एक कंफ्यूजन आता है 1/f वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए भी टिक मार के आ सकते हैं। वो देखते हो ऑफिशियल आंसर की में क्या देते हैं ये लोग, राइट। दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर मोर देन वन करेक्ट है। एक हाइड्रोजन एटम है वीके आर्कन के डिनोटिंग द वेलोसिटी, orbital radius and kinetic energy in the kth orbit, and the electron undergoes a transition from the nth orbit and corresponding to the Lyman series, right? So from n equal to n to n equal to 1. Now h is a Planck's constant, and we have to check the option. Magnitude of the change in the kinetic energy can be expressed as this thing.
राइट। अब अगर मैं nth लेवल में काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सो दैट इज हाफ m एंड वी एन स्क्वायर। एंड अगर मैं फर्स्ट के अंदर बात करूं, सो दैट विल बिकम हाफ m v वन स्क्वायर। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स इसका जो v रहेगा है, v z बाय n के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो जो भी इसका n जितना कम होगा उतना v ज्यादा होगा, तो उतना चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी k1 माइनस के एन। So that will become half m v1 square minus vn square, राइट। अब जैसे ऑप्शन के अंदर h बाई फोर पाई है एंड r1 भी है, राइट। एक तो v1 एंड vn तो है ही, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि mvr जो है दैट इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। So instead of v, we can write nh by 2 pi m r, right? So half m v1 में से एक v1 रखो और दूसरे v1 की जगह हम रख सकते हैं nh डिवाइड बाय 2 pi m एंड r1, और n की जगह भी 1 रख दो, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट के लिए है। माइनस n के लिए रखोगे तो एक तो vn रहा और बाकी का जो vn है उसके लिए आएगा nh डिवाइड बाय 2 pi m r n, राइट। तो m आपका एक तो कैंसिल हो जाएगा, h बाई 2 पाई कॉमन ले लोगे तो ये आएगा h बाई 4 पाई, एंड दिस विल बिकम v1 बाई r1 माइनस n vn बाई rn, एंड आई थिंक ऑप्शन 1 is correct, right? Magnitude of the change in the de Broglie wavelength of the electron can be expressed as, right, and frequency of the radiation emitted can be expressed as, and magnitude of the change in the total energy। तो भाई हमें एक चीज पता है कि जो डेल्टा के रहता है वही चेंज इन टोटल एनर्जी होता है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। दोनों में बस मैग्नीट्यूड माइनस साइन का फर्क रहता है, तो ये दोनों तो सेम आना चाहिए। तो ये आपका आंसर है गलत, राइट, क्योंकि यहाँ h बाई फोर पाई है, h बाई टू पाई है, तो ये तो ऑप्शन आपका सीधा आ जाएगा। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम, जैसे मैंने बताया, टोटल एनर्जी अगर पता चल गई वो डेल्टा के बराबर ही होगी, ये रही, है ना। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन चाहिए तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय एच, है ना। अगर हमें कैसे भी करके ये मिल जाए तो ये अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आंसर के अंदर ये देख रखा है ना, तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इफ यू वांट टू राइट डाउन डेल्टा के, एक तो हमने इस टर्म में लिखा, अब ऐसे ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये जो v1 वगैरह है आपको ई स्क्वायर बाय फोर एप्सिलॉन नॉट, तो जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो बाहर की डायरेक्शन में इस पे लगता है एम वी स्क्वायर बाय आर, और अंदर आपके पास लगता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। और जेड तो वन है, हाइड्रोजन एटम है, तो दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपके पास के का कोई काम नहीं है, सो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर बचेगा है, और यहाँ बचेगा एम वी स्क्वायर। और यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म आप सबने पढ़ा होगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं वन के अंदर बात करूं तो ये आ जाएगा, और ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन करोगे, सो दैट इज हाफ एम वी एन स्क्वायर। और जो डेल्टा के है वही आपका टोटल एनर्जी में चेंज है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कर दो डिवाइड बाय आपका एच कर दो, राइट। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा क्या आएगा, सो दैट विल बिकम ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर एन। तो ये आपका डेल्टा के हो गया, और डेल्टा के बाय हमें क्या करना है, क्योंकि चेंज इन द एनर्जी जो रहेगा टोटल एनर्जी में वही आएगा जो इसके अंदर आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है, डिवाइड बाय एच करोगे, सो दिस इज ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच, राइट, 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर एन, राइट। तो आई थिंक ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच, this is the correct answer, right? We need to find out the magnitude of change in de Broglie wavelength of the electron, right? Change in the de Broglie wavelength of the electron. अब लैम्बडा जो रहेगा, लैम्बडा
लेमडा को आप लिख सकते हो h/mv। राइट, तो यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरा, हमें अगर बोहर का रिलेशन पता है, जैसे इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाकी ये जो हमने लिखा था MVR h/2 पाई NH बाय 2 पाई, यहाँ से हमने ऐसा लिखा था कि 2 पाई r जो है दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो एन लेमडा, और यहाँ से भी ये चीज हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कैसे भी करके इस टाइप का कहीं पे रिलेशन मिल जाए, जैसे देखो ये अपने पास आया है कुछ, है ना, इसको आप ध्यान से देखो, E² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ये एक रिलेशन आया। तो अगर हम यहाँ से देखो, थोड़ा ऊपर कर लो, हम अगर यहाँ से 2 पाई r लिखने की कोशिश करें, तो एक तो ये E² बाय 4 पाई r एप्सिलॉन नॉट है, टू यहाँ से हटा दो, एंड दैट इज इक्वल्स टू mv², एंड इसको ऐसे लिख दो E²बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 2 पाई r आ गया, एंड नीचे आ गया mv², एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r, एंड दिस कैन बी रिटन एज एन लैम्बडा। सो लैम्बडा कैन बी रिटन एज E²बाय 2 m एप्सिलॉन नॉट v² इंटू n, है ना। अगर आपको कोई दूसरा फॉर्मेट इसका पसंद आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, लेमडा की वैल्यू आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। और दूसरा, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ देखो mv² बन रहा है ना, तो हम वहां से भी ये चीज लिख सकते हैं कि आप ऊपर नीचे दो दो से मल्टीप्लाई करो, यहाँ इंटू 2 हो जाएगा। सो लेमडा की दूसरी वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, E²बाय 2, राइट, 2, एंड दिस इज हाफ mv², ये आ गया 2 नहीं 4 आएगा, स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट k इंटू m, राइट, ये लैम्बडा आ गया। तो हमें ऐसा बोला गया है कि चेंज इन द द्विध्रुवीय वेवलेंथ, तो जब वो 1 में था तो उसका E²बाय 4 एप्सिलॉन नॉट k1, और जब वो n में था तो ये आएगा E²बाय 4 एप्सिलॉन नॉट kn इंटू n। तो यहाँ से λ1 माइनस λn जो है दैट इज E²बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बिकम 1/k1 माइनस 1/n इंटू kn। हमने इसको इस तरीके से किया क्योंकि ऑप्शन के अंदर k1 एंड kn के टर्म में ही है आंसर, है ना। तो ये ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ kn है, यहाँ n से मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा A एंड C। का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द पार्टिकल इज थ्रोन विद द स्पीड v फ्रॉम पॉइंट O एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट इज पासेस टू द पॉइंट P। तो यहाँ से पास कर रहा है, एंड जो 1 मीटर पे है और 5 पे है, एंड करेक्ट स्टेटमेंट आ, ठीक है। तो बहुत ही इजीली हो जाएगा क्योंकि हमें पता है पार्टिकल यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका जो भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा इसको ये सेटिस्फाई करेगा। बहुत बहुत सिंपल है, एक्स कॉमा वाई 5,1। तो ऑप्शन पहला अगर हमें चेक करना है तो इसके अंदर दिखे रखा है, अगर थीटा 45 है तो वी कितना है, और ऐसे अपने को ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन डी में भी है, तो दोनों हम एक साथ चेक कर लेंगे। ठीक है, सो थीटा 45 तो हमें पता है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u² cos square theta। ठीक है, सो y is 1, x is 5, tan 45 minus g, x is 5 square divided by 2u² cos square 45 is 1/2, so this is cancel, so 1 equals to 5 minus 25, और g के टर्म में ही है तो उसको ऐसे रख दो बाय u², so 25g/u², this will become 4, एंड यहां से अपने पास u की वैल्यू आ जाएगी 5√g/2, 5√g/2। सो अपना ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब सिमिलरली थीटा tan थीटा को हम रख देंगे 1/5,
एंड अपन फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। टेन थीटा 1/5 है, सो यहाँ से हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, दैट इज 5/√26, राइट। आई होप आई एम करेक्ट। ओके, सो अगेन y इक्वल्स टू x tan थीटा, तो सीधा ही मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। y की वैल्यू है 1 एंड x की वैल्यू है 5, tan थीटा इज 1/5, राइट, माइनस g x स्क्वायर बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से तो भाई ये कैंसिल ही हो रहा है ना, ये जीरो के बराबर आ गया है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक ये ऑप्शन मैच करेगा, राइट। सो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी के अंदर देकर रखा है कि अगर थीटा 45 है तो इट रिचेस टू मैक्सिमम हाइट बिफोर। अब थीटा अगर 45 है तो हमें पता है कि उसकी रेंज मैक्सिमम है, तो रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस टू द पॉइंट पी। तो वो पी पे पहुंचने से पहले वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, मतलब जैसा मैंने डायग्राम बनाया है उस तरीके का है। और अगर थीटा 30 है तो पार्टिकल रीचेस मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, तो पी के बाद उसकी मैक्सिमम हाइट आ रही है, ठीक है। मतलब उसका डायग्राम कुछ ऐसा है। कोई बात नहीं, थीटा 45 है तो उसका अगर हमें रेंज मिल जाए तो रेंज आपका होता है u² sin 2 थीटा बाय जी एंड u² बाय जी, ये आ जाएगा। अगर हमें u पता चल जाए, थीटा 45 पे u तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है 5√g/2। तो आपका जो रेंज है ये आपका आएगा u², दैट इज 25 इंटू जी डिवाइड बाय 4, है ना। और यहाँ पर भी है g, सो 4/25, सो दिस इज 6.25 मीटर, ये आ गई रेंज, ठीक है। और ये जो, अब जैसे इसका जो रेंज अगर इतना है तो जो r/2 है ये इसका कितना आ जाएगा, 3.125 मीटर, है ना। तो 3.125 यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पर कहीं इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो particle reaches maximum height before it reaches to the point P, and this option is correct option, right? Option B is correct. Now अब हमें क्या करना है, ऑप्शन सी। अब थीटा 30 है तो क्या होगा, अब थीटा 30 के लिए बस सेम करना है हमें, बस हमें उसके लिए सबसे पहले u निकालना पड़ेगा, राइट। सो ऑप्शन सी करते हैं। अगर थीटा 30 है, थीटा इक्वल टू 30 है, ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 5, y इक्वल्स टू 1 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। सो अगेन y इक्वल्स टू, डायरेक्ट रख दो, 1 इक्वल्स टू 5 tan 30 माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, राइट। अदरवाइज हमें रेंज भी सीधा मिल सकता है अगर आपको दूसरा फॉर्मूला अगर इसका पता है, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x/r। यहाँ से रेंज निकाल लो सीधा, 1 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 5, tan थीटा इज 1/√3, 1 minus x is 5 divided by r, right. So this will become √3/5 equals to 1 minus 5 by r. So 5 by r will become 1 minus under √3 by 5, and 5 by r, 5 minus √3 by 5, and this r will become 25 divided by 5 minus √3, right. थोड़ा सा अजीब इसका आंसर है। सो 25 डिवाइड बाई 5 माइनस 1.73, सो 25 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 3.37, करेक्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 7.6 के अराउंड आएगा, ठीक है। चलो ये हमें पता चल गया 7.6। तो r/2 जो रहेगा आपका, r/2 ये कितना होगा, r/2 इसका आएगा 3.5, 3.7, 3.6, 3.7, 3.8 समथिंग, राइट। तो रेंज इसकी 3.8 पे यहाँ कहीं है, मतलब सिमिलरली उसके जैसा ही है।
तो बट देके रखा है द पार्टिकल रिचेस मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग, नो दैट इज रॉन्ग, राइट। r/2 उसका 5 से पहले ही आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, और ये तो हमने चेक किया ही है कि ये तो 0 हो गया, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, और हमें देख रखा है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, एंड ए बी जो है ये आपके आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर आइसोकोरिक है, फिर एडियाबेटिक है। तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस आर एट ए एंड बी आर V1 V2, एंड इफिशिएंसी देके रखी है, Ln2 की वैल्यू भी देके रखी है। तो अगर V2/V1 8 है, तो हीट रिलीज इन द प्रोसेस BC is smaller than the heat absorbed in the process AB. Okay, and for a given value of V2/V1, eta does not depend upon the temperature of the isothermal process. That means यहाँ का जो भी टेम्परेचर रहेगा, अपन एक काम करते हैं, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो तीनों पॉइंट्स को, जैसे अगर मैं A पे मान लो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 देके रखा है, और टेम्परेचर T1 है, B जो रहेगा, अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम ये वाले ऑप्शन को ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है, कि V2/V1 8 है अगर, है ना, तो मैंने बोल रहा हूँ सही है, और V2/V1 अगर 8 है, तो अगर ये V1 है, तो दिस इज 8V1, है ना, ये देके रखा है। तो यहाँ का वॉल्यूम है 8V1, यहाँ का भी है 8V1। प्रेशर क्या हो जाएगा अभी पे, वॉल्यूम अगर 8 गुना हुआ, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये आएगा P1/8, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, तो ये आएगा। और ए टू सी देखोगे, तो ये आपका C2A एडियाबेटिक प्रोसेस है, राइट। तो इसके लिए आप देखो, अगर हमें यहाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम तो हमें पता है, टेम्परेचर निकालना है, तो या तो हम लगा सकते हैं T1V1 पावर गामा -1, दैट इज इक्वल्स टू T2V2 पावर गामा -1, यहाँ से सीधा टेम्परेचर आएगा T2 इक्वल्स टू T1, एंड V1/V2 पावर 5/3 - 1, because it is monoatomic gas, so T1 and this is 1/8, और ये है 2/3, राइट। सो 2/3 आप करोगे, तो दिस इज 2 to the power 3, so this is T1/4, तो ये आ गया T1/4। सिमिलरली अगर हम PV पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट करेंगे, सो P1V1 पावर गामा इक्वल्स टू P2V2 पावर गामा, सो यहाँ से P2 आपका आ जाएगा P1 इंटू V1/V2 पावर गामा, राइट। सो ये आएगा P1/8 बचा, दैट इज 2 क्यूब, और इसकी जो पावर है that is equals to 5/3. So this is P1/32. P1/32. तो अब यहाँ से ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट A is 4 times temperature at C. तो टेम्परेचर एट C T1/4 रखोगे, तो क्या T1 आ गया, यस, ये अपना करेक्ट है। एंड प्रेशर एट A is 4 times pressure at B, so that is wrong, right? Pressure at B is 8. No. Pressure at A is 4 times pressure at B. Pressure at B कितना है, P1/8 रखोगे, तो दिस इज P1/2 नॉट इक्वल टू P1, तो ये अपना रॉन्ग है। ऑप्शन ए अगर चेक करें, तो जैसे आप ध्यान से देखोगे, तो A to B जो है ना, A to B, वैसे A to B to C ये जो पूरा साइकिल है, ये आपका क्लॉकवाइज साइकिल है, तो जो नेट वर्क डन है, ये आपका है पॉजिटिव, और पूरे साइकिल के लिए डेल्टा यू आपका 0 होगा, और जो क्यू नेट रहेगा सिस्टम में, वो भी रहेगा पॉजिटिव, है ना। और जैसे A to B है, A to B में ये आपका एक्सपेंशन है, तो जो क्यू आएगा, है ना, जैसे A to B आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, दोनों का आप सेपरेटली निकाल भी सकते हो। मान लो कि A to B के लिए Q1 है, और इसके लिए Q2 है, तो आपका Q1 जो है दैट इज हीट, है ना, दिस इज हीट एब्सॉर्ब जो सिस्टम को दी है, एंड Q2 जो है दैट इज हीट रिजेक्टेड। तो जो आपका Q नेट आएगा सिस्टम में, दैट इज सिंपली Q1 - Q2, और ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेट वर्क डन पॉजिटिव है, तो हमें पता है W इक्वल टू Q नेट आता है, डेल्टा यू 0 है, तो दैट मीन्स Q1 इज ग्रेटर देन Q2। सिंपल यहाँ से पता चल जाएगा Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो जो हीट एब्सॉर्ब्ड है वो ज्यादा है रिजेक्टेड से, राइट। तो ये आपका करेक्ट है, कि देख रखा है कि जो हीट रिलीज्ड है दैट इज स्मॉलर देन द हीट एब्सॉर्ब, एंड दैट इज करेक्ट ऑप्शन
और अब आपको एक ऑप्शन चेक करना है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1 eta डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। तो हमें पता है जैसे इफिशिएंसी रहती है, ये आपकी रहती है वर्क डन बाय हीट गिवन हमने Q1 रखा है, एंड वर्क डन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाय Q1। अब जो Q1 है उसके लिए हमें आइसोथर्मल प्रोसेस देके रखी है, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू है 0 एंड Q इक्वल्स टू W आ जाता है। W इज इक्वल्स टू सिंपली nRT1 ln ऑफ V2 by V1, है ना। सो दिस इज nRT1 ln 8, राइट। सो दिस को 2 क्यूब लिख दो और 3 आगे आ जाएगा। सो दिस इज Q1 एक्चुअली। Q2 अगर निकालना है, सो Q2 के लिए आपकी वो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपका जो वर्क डन है वो 0 है, वर्क डन 0 है, और Q इक्वल्स टू है डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू आप सिंपली निकाल सकते हो, F इसका 3 है वैसे, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो NCV डेल्टा T। एन नहीं पता, CV है 3R/2, और डेल्टा T देखोगे तो B2C गए है ना। B2C में आइसोकोरिक में B2C में देखो क्या हुआ, B2C में टेम्परेचर T1 से हुआ T1/4, है ना। तो आप जब डेल्टा T यहाँ निकालते तो डेल्टा T यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से आ जाता है T1/4 माइनस T1। सो दिस विल बिकम, ये आएगा -9 nRT1 बाय, राइट। और जब इफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे Q1 3nRT1 ln2 माइनस 9 nRT1 by 8 डिवाइड बाय 3 nRT1 ln2। आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 nRT1 तो कैंसिल आउट हो गया, जो भी आया ईटा की वैल्यू, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम T1। वही पूछा है कि जो आपकी फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है क्या? यस, दैट इज इंडिपेंडेंट। सो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोर देन वन करेक्ट का आखिरी क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें देकर रखी है E नॉट साइन ऑफ 3y plus 4z plus omega t and I cap, and C देके रखा है the wave traveling in this direction, magnitude of the wave vector is this, the value of omega पूछा है, and corresponding magnetic field, है ना। तो बहुत आसान है, अगर आपका जो E रहेगा, है ना, जैसे अगर ये E नॉट साइन अगर हम ऐसा बोलते ओमेगा टी माइनस के आर है ना, ये कोई भी वेक्टर है, के डॉट आर कर दो इसको, है ना। ये जो भी है आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी है, तो अगर ये ऐसा रहता है तो जैसे ओमेगा टी माइनस के एक्स रहेगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, राइट। तो यहां से तुम इस चीज को ध्यान से देखो, है ना, यहाँ से आपका के वेक्टर बहुत आसानी से आ जाएगा, और उसके नेगेटिव, अब जैसे इसको ध्यान से देखो तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो के है ना, ये हमें दिख रहा है 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसका माइनस, ये अपना के वेक्टर है, और अगर मैं उसका डायरेक्शन निकालू, प्रोपोगेशन वेक्टर देखूं तो आ जाएगा -3 जे कैप माइनस 4 के कैप डिवाइड बाय 5, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे सो दैट इज 5, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सॉरी 0.5 देकर रखा है, सो दिस इज रॉन्ग। ओमेगा पूछा हुआ है, सो हमें पता है ओमेगा बाय के इज इक्वल्स टू सी, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू के इंटू सी। के अपना आ गया 5 और सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 रेडियन पर सेकेंड, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वेव इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, जैसे हमें पता है, जैसे मैं तो हमेशा डायरेक्शन के लिए यही करवाता हूँ, ई है
एंड ये बी है, और ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये वाला तो वैल्यू आ गया, ये भी सही है, बस डायरेक्शन हमें देखना है। तो ध्यान से देखो, अगर आप दिस क्रॉस दिस करोगे, प्रोपोगेशन क्रॉस ई करोगे, दैट मीन्स एस क्रॉस ई करोगे, तो हमें बी का डायरेक्शन मिलना चाहिए। प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हमें आ गई -3/5 जी कैप -4/5 के कैप क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखा है आई में। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो -3/5 जे क्रॉस आई, राइट। सो जे क्रॉस आई क्या आएगा, जे क्रॉस आई माइनस के, देन -4/5 जे कैप, है ना। और आप इसमें उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो और आपको आइडिया आ जाएगा, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन है अपना, ये आ गया 3/5 के कैप -4/5 जे कैप, 3/5 के कैप -4/5 जे कैप, जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ए और सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये अपना इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू टाइप है। A tank contains two immiscible liquids of density 6 rho and 2 rho. Of course 6 rho यहाँ पर है and 2 rho यहाँ पर है, and the filled up to height L/2 from the bottom. A thin rod of density, this is fully immersed and hinged from the bottom, और the rod is slightly disturbed from its equilibrium position. तो थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्टर्ब करने के बाद बहुत ही इजीली अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेट से अगर हमने इसको डिस्टर्ब किया, तो उसके अंदर अगर हमें लाइन बनानी है, छोड़ो, ठीक है। लेट से हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब किया और रॉड जो है वो यहाँ आ गई, ओके, चलो बन गई लाइन। और मान लो ये वाला एंगल अपना है थीटा, ठीक है, रॉड यहाँ पर आ गई। अब जैसे ऊपर वाला जो है बहुत ही स्मॉल एंगल है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो बायन्सी फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा, एग्जैक्टली बीच में लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो बायन्सी होगा वो भी ऊपर होगा, और जो रॉड रहेगा उसका एम जी जो है वो यहाँ लगेगा। तो इसके बाद जब हम नेट टॉर्क लिखेंगे, तो नेट टॉर्क में एम जी का टॉर्क किधर आएगा, इसको बोल दो FB1 एंड इसको बोल दो FB2। तो दोनों को सेपरेटली निकाल लेते हैं। FB1 ये अपना होता है VD रो एल जी, राइट। तो VD वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना है, आधा है, L/2 इंटू एरिया जो भी है इसका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 6 रो इंटू जी, है ना। एंड दिस विल बिकम 3LA रो जी। FB2 that is VD L/2A into 2 rho into G, so that is LA rho G। एंड mg तो हमें पता ही है, डेंसिटी इसकी खुद की डेंसिटी कितनी है, रो इंटू AL इंटू जी, है ना। ये आ गया। अब इसके अबाउट जब हम नेट टॉर्क लिखेंगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज O, सो टाउ O हम निकाल सकते हैं। तो जो इन दोनों का टॉर्क है -mg का टॉर्क कर देंगे, है ना। सो FB1 का टॉर्क क्या आ जाएगा, FB1 इंटू ये वाले डिस्टेंस। अब ये वाले डिस्टेंस क्या होगी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है L/2 है, तो ये है L/4। तो ये वाले डिस्टेंस है L/4 एंड cos थीटा, एंड दिस इज L/4 sin थीटा, राइट। प्लस FB2, FB2 के लिए ये वाली डिस्टेंस, ये है 3L/4, so this will become 3L/4 sin theta, so this is 3L/4 sin theta minus mg into similarly L/2 sin theta। थीटा बहुत स्मॉल है, तो sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं 3LA रो जी इंटू L/4 इंटू थीटा प्लस LA रो जी इंटू 3L/4 इंटू थीटा माइनस रो ALG इंटू L/2 इंटू
थीटा, राइट। सो अपने पास क्या कॉमन आ जाएगा, अपने पास कॉमन आ जाएगा यहां से एल स्क्वायर ए रो जी इंटू थीटा। पहले 3/4 प्लस अगेन 3/4 माइनस 1/, right? So this is L square A rho G into this 6/4, 3/2 minus 1/2, 3/2 minus 1/2. So this is 1. This is tau, right? ये brightness, okay. तो ये टॉर्क आ गया है, यहाँ पर थीटा भी है, सो ये के की जगह लिख सकते हो तो। और आपका जो टाइम पीरियड है दैट इज 2π√I/k, आई इज ml स्क्वायर बाई 3 इंटू के, है ना। के आपका कितना है, एल स्क्वायर ए रो जी। और जो मास है, मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो ए एल इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एल स्क्वायर ए रो जी। तो रो ए एल, रो ए एल, एक और एल कैंसिल। सो दिस इज 2π√L/3g। आपको जो आंसर है उसके अंदर एन बाहर दे रखा है, और जो एन है इसकी वैल्यू अपने आंसर में आई है √3 के बराबर। तो अपना आंसर आएगा 1.73। न्यूमेरिक का अपना थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। As shown in the figure, the 5 Carnot engine, each with the efficiency eta, तो हर एक की efficiency eta दे के रखी है, and 6 reservoir दे के रखे हैं। The amount of heat released per cycle by one engine is completely absorbed by the next engine। तो हम eta सबके लिए लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। The amount of heat released per cycle by one engine लिख लिया। Consider Q0 is the heat absorbed by the first engine and W is the total work done। तो सारे वर्क डन का जो समेशन है दैट इज W, एंड नेट एफिशिएंसी। अब जैसे यहाँ से Q0 एनर्जी आपने दी और यहाँ पर फाइनली जो रिजेक्ट करी वो है Q5, तो अगर हमें नेट वर्क डन अगर चाहिए, क्योंकि हीट कहीं लॉस नहीं हो रही, तो जो नेट वर्क डन आपको W दे के रखा है, इस नेट वर्क डन को तुम लिख सकते हो Q0 माइनस Q5। Q5 इज रिजेक्टेड, राइट। तो और हमें नेट ईटा भी देके रखा है। अब हमें पता है कि जो अगर हम सिंगल के लिए लिखते हैं तो 1 माइनस अपना Q2 बाय Q1, वेर Q2 इज हीट रिजेक्टेड, है ना। जैसे पहले के लिए लिखे, पहले के लिए, और तुम्हें देकर रखा है ईटा। ईटा आपका क्या है ना, ईच विद द एफिशिएंसी। तो अगर मैं पहले के लिए लिखूं तो ईटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस Q1 बाय Q0। So this will become Q1 by Q0 that is equals to 1 minus eta, and Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q0 into 1 minus eta, है ना। यहां में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें दूसरे के लिए लिखना है, दूसरे के लिए मैं क्या लिखूंगा, Q2 equals to Q1 into 1 minus eta, और Q1 की वैल्यू ये रखोगे, so this will become Q0 into 1 minus eta whole square। ये Q2 और ये आप करते जाओगे, so Q5 अपने पास आ जाएगा Q0 into 1 minus eta to the power 5, और ये हमें देके रखा है, so this is Q0 minus Q0 into 1 minus eta to the power 5, और हमें W by Q0 देके रखा है, so W by Q0 that is equals to 211 by 243, and this is 1 minus n to the power 5। So 1 minus n to the power 5 को आप लिख सकते हो 1 minus 211 by 243, so that is 32 by 243, and this can be written as 1 minus ये आएगा 2 to the power 5, 3 to the power 5, right। So this is 2 by 3, so eta अपने पास आ गया 1 by 3, तो your answer would be 0.333 and so on। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। as shown in the figure, an insulated container is fitted with thermally conducting but immovable piston P1, ठीक है। तो ये मूव नहीं कर रही है, फिक्स्ड है। एंड फ्रीली मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन P2, तो ये मूव कर सकती है। द पार्टीशन P1 विद द कंडक्टिविटी K, जो इसकी कंडक्टिविटी K है, एरिया देके रखा है और लेंथ इसकी x है, ठीक है।
तो यहाँ से कुछ कंडक्शन हो रहा होगा एंड S1 S2 each have 1 mole of monatomic gas. The piston P2 moves freely such that gas S2 is always at atmospheric pressure. तो यहाँ जो भी प्रोसेस हो रही है ये आपकी आइसोबैरिक प्रोसेस है और यहाँ जो भी प्रोसेस हो रही है ये आपकी है आइसोकोरिक, क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम फिक्स है and initially the difference between the temperature of S1 and S2 is delta T naught. तो let's say यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का T2 है, तो हमें डेल्टा T naught देके रखा है T1 minus T2 and initially the difference between the temperature of S1 and S2 is delta T naught. The time it takes the temperature difference to become delta T naught by 2 is this. तो अब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा T naught by 2 कब हो रहा है ना, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजीली यहाँ से तुम निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से जो भी हीट का ट्रांसफर होगा, लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि डी क्यू हीट गई यहाँ से, है ना, तो अब आइसोकोरिक है। अब आइसोकोरिक अगर है तो इसके लिए क्यू हम निकाल सकते हैं, क्यू फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, राइट, एन सी वी डी टी, एंड इफ यू विल फाइंड आउट डी क्यू बाई डी टी, so this will become n and this is equals to 3r by 2 and into dt1. Let's say the temperature is T1, right? We are talking about the small change, right? N is equals to 1, so that is 3r by 2 dt1 by dt. Similarly, here in this process, if we'll write down q, right, so that will become n cp delta t, and similarly you can write dq by dt as phi r by 2 dt2 by dt, because it is isobaric process, right, sorry, isobaric process, the second one, right. इसको आप नेगेटिव भी लिख सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है ना। अब हमें क्या करना है कि टेम्परेचर, देखो दूसरा जो है ना वो इंसुलेटेड है, बट पहला है वो थर्मली कंडक्टिंग है ना, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। हमें क्या करना है, कैसे भी करके टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आएगा डी टी वन बाई डी टी माइनस डी टी टू बाई डी टी, राइट। सो डी टी वन बाई डी टी एंड डी टी टू बाई डी टी आप इजिली निकाल सकते हो, एंड उतनी हीट यहाँ से पास हो रही होगी, है ना। सो डी टी वन बाई डी टी को अगर आप लिखो, हाँ, तो डी टी वन बाई डी टी को इस पहली वाली इक्वेशन से हम यहाँ से लिख सकते हो डी टी वन बाई डी टी को, तो इसको यहाँ से अगर अलग कर दे, सो डी टी वन बाई डी टी will become minus 2 by 3r into dq by dt, करेक्ट। एंड सिमिलरली यहाँ से dt2 by dt को हम लिख सकते हैं 2 by 5r into dq by dt, और dq by dt जो है वो वही है जो हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर, एंड dq by dt को आप हीट करंट से लिख सकते हो ka by x delta t, right, delta t, that is change in the temperature, delta t, correct। Now we can put dt1 here, that is minus 2 by 3r, dq by dt is ka delta t by x, that is temperature difference between these two at any time, right, minus dt2, that is 2 by 5r, and dq by dt is ka delta t by x, राइट। तो यहां से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 10 प्लस 16, 3 into 6, so that is minus of 10 and 16 ka delta t by 15x r, right, and this is d delta t naught by dt, एंड बहुत इजीली आ सकता है, देखो यहाँ से ये पूरा ही एक कांस्टेंट टर्म है ना। सो दिस इज डी डेल्टा टी नॉट बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू माइनस
let's put it some constant c into dt 0 to t, and this is from delta t naught to delta t naught by 2. So this will become ln of delta t. So limit रख दो सीधा, delta t naught equals to minus c t, right? तो ये पूरा कैंसिल, माइनस आप हटा दो, so this will become ln2, that is equals to c into t, and t is equals to ln2 divided by c, and your c is what? 15 ka, 16 ka, sorry, 16 ka by 15 xr. I hope I am correct. तो अपने को n x r by k x r by k a, सो तो n है, n की वैल्यू यहां से हो जाएगी 15 इंटू ln2 by 16. आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 15 ln2 की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, राइट? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अराउंड आएगी 0.656. So you have to write 0.66 as the answer. ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का है. होलो राइट सर्कुलर cone of base radius r and height h with the tip at its origin rotating about the z-axis with the angular velocity omega, and the cone carries a total charge q uniformly distributed over its curved surface. Magnitude of the magnetic field at a point z which is very very greater than r, very very greater than h. So बहुत दूर है ना, तो इसकी वजह से अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाए, है ना, तो हम इसके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपका जो b है, b आपका एक्सियल पॉइंट ही होगा. क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब. ये अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, हमें m निकालना है. तो m के लिए बहुत ही सिंपल सा आपको एक जायरोमैग्नेटिक रेशियो बताया जाता है कि भाई किसी भी बॉडी के लिए मैग्नेटिक मोमेंट और जो एंगुलर मोमेंटम है, इसका जो रेशियो है q बाई 2m, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी, दैट इज कैपिटल q बाई 2m, एंगुलर मोमेंटम इज i ओमेगा, है ना. So this is q by 2m and I. अभी कौन है? होलो कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m r स्क्वायर इंटू ओमेगा. सो m अपना कैंसिल हो गया एंड दैट इज q r स्क्वायर ओमेगा बाय 4, 2 नहीं 4. तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया. और मैग्नेटिक फील्ड आपको पूछा हुआ है, सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रख दो सीधा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m इज q r स्क्वायर ओमेगा बाय 4 एंड यहाँ आ जाएगा z क्यूब, है ना. तो अब देख लो अपने पास क्या बचा, म्यू नॉट बाय 4 पाई. सो म्यू नॉट बाय 4 पाई है एज इट इज, ये नहीं है बस, बाकी सब कुछ है. सो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1 बाय 2. तो योर आंसर इज 0.5. तो ये अपना नेक्स्ट सेक्शन है जिसके अंदर मैच द कॉलम है. ठीक है, और इसके अंदर सबसे, ये पूरे पेपर में सबसे आसान पार्ट था क्योंकि एक के साथ एक ऑप्शन आपको बस चेक करना है और बहुत इजीली आप यहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. एक तो ये पूरा पार्ट डुएबल रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है जैसे ये वाला. तो इसके अंदर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन देके रखी है, यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर डिटेक्टर है एंड लैम्बडा की वैल्यू देके रखी है एंड देके रखा है कि ट्यूब के थ्रू ही साउंड ट्रैवल कर रही है ना. एंड लिस्ट टू कंटेन्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल रिफर्स टू द फिगर फॉर विच द डिटेक्टर डी रिकॉर्ड्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. अब अगर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड कर रहा है तो वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब वहां पर जो डेल्टा एक्स है ना, पाथ डिफरेंस, दैट इज एन लेम्बडा. लेम्बडा के कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल में आ सकता है. ठीक है, तो हम बस वही चेक करना है. तो जैसे p है, p को चेक करते हैं. तो यहाँ से यहाँ, अब जैसे ये l है तो इस जिसकी जो रेडियस हो जाएगी, है ना, रेडियस है आपकी l बाई 2. तो जो ऊपर वाला है ये आपका कितना, पाई r जितना डिस्टेंस है, दैट इज पाई इंटू l बाई 2, और ये पूरा है l. तो जो d पॉइंट पे जो भी ये सोर्स की वजह से जो दो रे निकली, तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, पाई l बाई 2 माइनस l, है ना. सो एल आप कॉमन ले लो, सो दैट इज पाई बाई 2 माइनस
1 और मिनिमम वैल्यू आपको दी गई है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए के लिए, इसको कर दो तुम लैम्बडा के बराबर, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा, लैम्बडा आपको देके रखा है 0.29 डिवाइड बाई पाई बाई टू माइनस 1, है ना, पाई बाई टू 3.14/2 माइनस 1, और इसको तुम कैलकुलेट करोगे सो ये आएगा 0.51 मीटर, है ना। सो पी के साथ 3, पी के साथ 3 आपका ऑप्शन सी में है और आपका ऑप्शन डी में है। अब देखो कौन सा चेक करना है, क्यू में 4 दोनों में देकर रखा है, आर में 1 है, 5 है और एस में 2, तो हम सीधा आर चेक कर लेते हैं ये वाला, तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब आर अगर चेक करना है तो आर में आप ध्यान से देखो तो एस जो है और रिएक्टर यहाँ पर है, तो ये वाले डिस्टेंस तो एल है, अब ये डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, उसके लिए ये जो है दैट इज √2 एल, और इसकी जो रेडियस है इसकी रेडियस हो जाएगी एल बाई √2 एंड दिस इज पाई एल बाई √2। तो जो आर के लिए आपका डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या आएगा, x2 माइनस x1, सो दैट इज एल प्लस पाई एल बाई √2, ये तो ये वाली वेव ने कवर किया टोटल और इसने कवर किया एल, सो दैट इज माइनस एल, तो आपका एल तो कैंसिल हो गया, है ना, तो इसको लेमड़ा के बराबर कर दो, दैट इज पाई एल बाई √2, तो यहाँ से एल की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू लेमड़ा है 0.29 डिवाइड बाई पाई दैट इज 3.14, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.13, राइट। तो यहाँ पर आपका ये डी वाला सही है क्योंकि आर के साथ है 5, तो ये अपना हो जाएगा। बहुत ही आसान कैटेगरी के क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट से ये पूरा है ये सवाल, तो जो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। जैसे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हमें पता है ये आपके डिस्पर्शन के अंदर नहीं होती, टीआईआर के अंदर नहीं होती, डिफ्रैक्शन के अंदर होती है। बाकी दो आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि तो एस के साथ आपका 3 आ जाएगा, तो ए बी एंड सी तीनों के अंदर ये देके रखा है ना। देन रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन अगर आपको पता होगा तो एक तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन टीआईआर जो भी रहेगा उसके अंदर ये है, तो आर के साथ वन जो ऑप्शन है वो ज्यादा सुटेबल है, ठीक है, आर के साथ, तो इसमें आ जाएगा 1, तो आर के साथ अब जैसे ये 1 और 1 दोनों में है, अब दोनों में देखोगे तो आप दोनों में से कोई भी एक चेक करोगे, ए और बी दोनों में से, क्योंकि 1 एंड 3 इन दोनों में ही है। अब पी जो है कलरफुल स्काई इन द नॉर्थ पोल रीजन, राइट। सो ऑफ कोर्स वो चार्ज पार्टिकल जो है उससे जो एटम्स एक्साइड हो जाते हैं उसकी वजह से हो रहा है वो, तो पी के साथ आएगा 5 एंड क्यू जो है, क्यू दैट इज पार्शियली पोलराइज्ड सनलाइट, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, ये आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर पढ़ा होगा, है ना, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग के अंदर। सो क्यू के साथ आ जाएगा 4, अगर आपको वो पता भी नहीं है पहले वाला तो भी ये तीनों से ही आप 4 1 3 जो है वो एक में ही मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देके रखा है कि लिस्ट ए कंटेन्स 4 कंडक्टिंग लूप्स लाइंग इन एक्स वाई प्लेन इज शोन इन द फिगर और द लूप्स आर रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, एंड जो सेकंड वाला है दैट इज वेरिएशन ऑफ इंड्यूस करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। बहुत ही आसान सा ये सवाल रहता है, क्योंकि जैसे देखो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये जैसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर आप इसके अंदर कोई ऐसा लूप बनाते हो जो किसी ओमेगा से ऐसे रोटेट करता है ना, तो आपको अगर किसी भी टाइम टी पे निकालना है एरिया वगैरह, तो किसी भी टाइम टी पे तुम देखोगे तो किसी भी टाइम टी पे ये ओमेगा टी जितना घूम चुका होगा इस तरीके से, ये आपका ओमेगा टी आएगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड आएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू बी इंटू एरिया, और ये जो भी अपना थीटा एंगल वाला कोई भी आर्क रहता है तो उसका एरिया बस तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, राइट। सो बी इंटू हाफ आर स्क्वायर और थीटा को लिख सकते हो तुम ओमेगा टी, और जो आपका ईएमएफ आएगा अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं, सो दिस विल बिकम हाफ आर स्क्वायर ओमेगा हाफ बी
आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, या तो बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। एंड करंट अगर आपको निकालना है तो बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इंटू इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो आएगा। पॉइंट ये है कि करंट का जो वेरिएशन है वो लीनियर मतलब कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, करंट चेंज ही नहीं हो रहा। और आप ऑप्शन में देखोगे तो इसी टाइप के लूप है, बस उसका एरिया कम ज्यादा है। तो पहली बात तो ऑप्शन ये 5 वाला आएगा ही नहीं, मैच ही नहीं करेगा। इसके अंदर ये पूरा है, तो पहले जब तक ये पूरा अंदर जाएगा तब करंट की एक डायरेक्शन होगी, बाद में ऑपोजिट हो जाएगी, और ऐसा एक में ही दिख रहा है थर्ड में। सो पी के साथ थर्ड आना है, ये कंफर्म है, ठीक है। और ऐसा आपको बी एंड सी में ही देके रखा है, तुम ध्यान से देखो, बी और सी में देके रखा है, बी में एंड सी में। अब क्यू के साथ 2 देके रखा है, क्यू के साथ 2 देके रखा है, एस के साथ 4 देके रखा है, इसमें भी हमें बस ये आर चेक करना है। अब आर में देखो 60 डिग्री तक जाएगा, है ना। फिर अब देखो इसके अंदर क्या है, अपना ये मैच हुआ ना, पी के साथ अपना 3 आया इन दोनों में। अब इन दोनों में हमें चेक करना है सिर्फ आर, तो एक में 1 देके रखा है और एक में देके रखा है 5, तो 5 तो आएगा ही नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अपने पास आखिरी क्वेश्चन है कि भाई ये अपने को कुछ स्ट्रक्चर्स देके रखे हैं और ये अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया देके रखी है, दोनों को कंपेयर करना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढनी है, राइट। ऐसे सवाल तुम्हें क्लास में कराए जाते हैं। अगर अपने पास जैसे रॉड में कुछ एंगल देके रखे हैं तो वहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अगर ये कोई रॉड है ना, इसका मास अगर एम है और ये थीटा एंगल है और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको इजिली डिराइव भी कर सकते हो, राइट। तो अब जैसे पॉइंट पी है उसके लिए 2 रॉड है और दोनों के लिए एंगल ये 45 और इस एक्सिस के अबाउट जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी ये आपकी क्या आएगी, 2 टाइम्स कर लेते हैं हम एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 45, है ना। साइन स्क्वायर 45 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर सिंपल आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। सो पी के साथ आपका 5th ऑप्शन करेक्ट है। क्यू निकालते हैं तो क्यू के लिए ये 2 रॉड है सेपरेटली और ये एक रॉड है। अब इस ये जो रॉड है उसका अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। ये एल है, दिस इज एल बाई 2, तो ये आपका आएगा √3 L/2। आप इजीली पाइथागोरस लगा सकते हो। सो ये जो 2 रॉड है उसके लिए एंगल 60 है, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो आएगी 2 टाइम्स एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 60, है ना। एक तो ये आएगा प्लस ये जो थर्ड रॉड है उसका क्या आएगा m इंटू √3 L/2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज 2 ml स्क्वायर बाई 3 इंटू √3/2 का स्क्वायर, सो दैट इज 3/4 प्लस m इंटू 3L स्क्वायर बाई 4, सो 3 कैंसिल, यहाँ से ये आ गया 2, तो ये आएगा 5 ml स्क्वायर बाई 4। तो Q के साथ आ जाएगा अपना ऑप्शन 1। सो एलिमिनेशन देखते हैं, P के साथ 5, Q के साथ 1, P के साथ 5, Q के साथ 1, तो ऐसा तो भाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राइट। फिर R और S आप करोगे तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये अपना पेपर 1 का सॉल्यूशन पूरा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।